बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मैं एक बहुत बड़े बंगले में मामूली से काम वाली के तौर पर काम करती थी। मेरे ख़ानदान की औरतों ने नस्ल दर नस्ल ऐसे ही बंगलों में काम किया था और अपनी रोज़ी रोटी ऐसे ही घरों में काम करके कमाती थी। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 17 साल थी। मेरी अम्मा के जानने वाले अक्सर हमारे घर आते तो मेरा कोई ना कोई रिश्ता बताते थे। मेरी अम्मा की नज़रें आसमान पर थी। अम्मा कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगी जो ज़मीन जायदाद का मालिक हो। हमारे रिश्तेदार जो भी हमारे घर आते हैरान होकर अम्मा से पूछते, नसरीन, तुम्हें कौन बंगले वाला या ज़मीन जायदाद वाला मिलेगा? तुम तो बहुत मामूली घर की औरत हो, इसलिए ऊँचे ख्वाब ना देखो। अपनी बेटी को अपनी इस्तादात के मुताबिक ब्याह दो। मेरी अम्मा ये बातें सुनकर गुस्सा करती। तुमने अपनी बेटी को गरीब ख़ानदान में ब्याहना है तो ब्याह दो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, चाहे अपनी बेटी की शादी 80 साल मर्द से क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर औरतें कानों को हाथ लगाती और मेरी आंखों में से आंसू आते कि अम्मा मेरी शादी करेंगी या मेरा सौदा। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक किसी ऐसे बूढ़े का रिश्ता मेरे खातिर आया नहीं था, क्योंकि अब मैं खुद को हरदम छुपा कर रखती थी। मैं बिल्कुल ऐसे रहती थी कि कोई मुझे जान ही ना पाए। अम्मा ने लाख कोशिश की कि मैं भड़कीले कपड़े पहनूं, लोगों के आगे पीछे घूमूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं खुद को छुपा कर रखती थी, किसी नगीने या सफ़ीने की तरह। मगर फिर भी इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वो तो कभी भी भर नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही जा रही थी। मैंने ये ना सोचा था कि एक दिन बाग में खेल रही थी तो बड़ी मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ गई। हालांकि वो पहले भी मुझे जानती थी, पर आज वो मुझे बाखूर देख रही थी। इनके साथ एक छोटा सा लड़का भी खड़ा था जिसकी उम्र 12 साल के करीब होगी। मैंने देखा बड़ी बीबी कभी मुझे देखती तो कभी अपने 12 साल पोते को। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी गौर से हमें क्यों देख रही हैं। शाम को जब मैं अपने घर आई, मेरी अम्मा ने मुझे जो बात बताई इसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। अम्मा तो बड़ी बी के साथ बैठे गुसर पुसर कर रही थी। माँ के चेहरे पर तो मारे खुशी के जैसे फूल खिल रहे थे। अम्मा बार बार उठकर मुझे गले लगाती और चूमती। बड़ी बी वहाँ से चली गई थी। मैंने अम्मा से हैरत से पूछा, क्या हुआ है माँ, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? माँ कहने लगी, मुझे पता है कि तुम इस बात से खुश नहीं होगी, पर मेरी जान मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जानती हो कि जो भी होने जा रहा है वो हम सबकी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा ऐसा क्या है? कहने लगी कि तेरी शादी मालकिन के पोते के साथ होगी, वही जिसके नाम पर करोड़ों की जायदादें हैं और आगे चल के इस सारी जायदाद का अकेला मालिक बनेगा। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा। अम्मा कौन सा है? अम्मा जी का पोता जो मुझसे शादी करेगा। कौन सा वाला? मेरी बात पर माँ ने मुझे फिर से चूमते हुए कहा, अरे तू इसको गुलिस्तान को नहीं जानती, जो कि तुमसे उम्र में भी छोटा है। देख बड़े होकर तेरा ख्याल भी रखेगा, अभी तो सिर्फ 12 साल का है। ये सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। अम्मा तुम होश में तो हो ना? 12 साल के लड़के से शादी करूँगी मैं? मेरी उम्र 17 साल हो चुकी है। 12 साल का लड़का मेरा शौहर बनेगा क्या? तुम होश में तो हो? माँ अल्लाह के लिए मुझ पर यह जुल्म ना करो। इस वक्त तुम पैसों की खातिर अंधी हो चुकी हो। यह सुनकर मेरी माँ ने मुझे एक ज़बरदस्त चांटा रसीद किया और बोली, खबरदार जो आइंदा मेरे सामने ज़बान लड़ाई। मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुझे मैंने इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू मेरी नाफरमानी करे। मैंने कहा, क्या औलाद को पैदा करने का मतलब यह है कि तुम उनकी सौदेबाजी करो? माँ ने मुझे एक और थप्पड़ जड़ा। खबरदार जो तूने ऐसी बात अपने मुंह से निकाली, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर मैं कौन सा तुम्हें 80 साल बूढ़े से ब्याह रही हूँ? वो लड़का तुमसे उम्र में छोटा है, थोड़े ही अरसे में जवान हो जाएगा, फिर तेरी हिफाजत करेगा।
तुझसे दबके रहेगा। तू उम्र में इससे बड़ी है, जो चाहे इससे करवा सकती है। मैंने कहा, अम्मा मुझे किसी बच्चे को नहीं पालना, मुझे एक जिम्मेदार शौहर की ज़रूरत है जो मेरा ख्याल रखे, भले इतना दौलतमंद ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अम्मा ने मेरी एक भी न सुनी और अम्मा बी के पोते गुलिस्तान के साथ बात पक्की कर दी। गुलिस्तान मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा था, पर न जाने इसमें कुछ अजीब सा रूप था। मैं जब भी गुलिस्तान को देखती वो मुझे मुख्तलिफ ही लगता था। मैंने अब इसे शौहर वाली नज़र से भी देखना शुरू किया था। वाकई गुलिस्तान में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर थी, पर इसका एक मसला था, वो ये कि वो बोलता नहीं था, बस हमेशा मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। एक और बात जो कि गुलिस्तान में अजीब थी वो ये कि इसका रंग बाकी ख़ानदान वालों से नहीं मिलता था। फरहंद बीबी का रंग तो पक्का और काला था, इसके सभी बेटे भी ऐसे ही थे, पर अल्लाह जाने क्यों इनके एक बेटे यानी इनके पोते का रंग इन सब से जुदा था। आंखों का रंग भी नीला था, पर फरहंदा बेगम इससे इतनी मोहब्बत नहीं करती थी जितनी अपने बाकी पोते पोतियों से करती थी। फरहंदा बेगम इससे एक इम्तियाजी सलूक रखती थी, मगर अब शादी हो रही थी, वो भी इसके इस वक्त जब 12 साल का था। गुलिस्तान इस शादी से खुश नज़र आ रहा था, इसके चेहरे पर हमेशा एक खुशी की लहर ही दिखती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो खुश किस बात से है। इसने अभी तक मुझसे सलाम दुआ भी नहीं की थी, यहाँ तक कि मेरी शादी का दिन पहुँचा। अब मेरा गम कुछ कम हो गया था। मैं एक नौकरानी की बेटी थी, जाहिर है मुझे सारी ज़िंदगी सुकून से तो गुजारने के लिए एक अमीर घर की ज़रूरत थी। मुझे इतना खूबसूरत शौहर और कहीं नहीं मिल सकता था, जो मुझसे उम्र में छोटा भी हो। वैसे भी मैं कौन सी अभी बूढ़ी थी, 17 साल की ही तो थी जब तक मेरे बच्चे होते, और वो भी यानी मेरा शौहर बड़ा होता, तब तक ज़िंदगी ही गुजर जानी थी। 5 साल ही का तो फ़र्क था। मैंने ये सोचकर खुद को दिल में समझा बुझा लिया था, पर अब मैं सोच रही थी कि मैं अपने शौहर के साथ इस बारे में बात करूँगी। वो मुझे उम्र से बड़ा लगता था। मेरी शादी हो गई थी, पर जैसे ही मेरा निकाह पढ़ाया गया, फरहिंदा बेगम के चेहरे के तेवर बदल गए। मैंने देखा फरहिंदा बेगम बाकी सब सहेलियों और घर वालों में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। अब वो मुझे बहुत परेशान नज़र आ रही थी, जबकि पहले वो इससे ज़्यादा खुश थी। मेरी अम्मा की तो बाँछें खिल गई थी, क्योंकि इनकी लॉटरी जो खुल गई थी बैठे बिठाए। इनकी बेटी ने इनकी ज़िंदगी को आसान तरीन बना दिया था। अब अम्मा को भी फरहिंदा बेगम नौकरानी की तरह नहीं देखती थी, बल्कि इनको एक ख़ास दर्जा देने पर मजबूर थी। पूरे ख़ानदान के सामने इन्होंने अपने पोते की शादी एक नौकरानी की बेटी से की थी। अब ऐसा तो होना ही था, मगर अजीब बात तो ये थी कि इनके इससे बड़े बड़े पोते अभी गैर शादीशुदा थे। एक की उम्र तो 23 साल थी, मगर फिर भी इन्होंने अपने 12 साल पोते की शादी क्यों की थी, ये बात मेरी समझ से तो बाहर ही थी। गुलिस्तान खान भी बहुत खामोश सा बैठा हुआ था। फरहिंदा बेगम और भी ज़्यादा परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में आओगी, वहाँ मैं किसी लड़की से कह दूंगी तुम्हें मेरे कमरे में छोड़ आए। मैं हैरान थी, फरहिंदा बेगम सासों की तरह रवैया इख्तियार क्यों कर रही थी। कौन सा इन्होंने मेरी शादी अपने किसी जवान बेटे से कर दी थी। ये तो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी शादी करना मेरी समझ से तो बाहर ही था। खैर, मुझे थोड़ी देर के बाद फरहिंदा बेगम के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं वहां बैठी इनका इंतज़ार कर रही थी, तभी वो हड़बड़ी में कमरे में दाखिल हुई, दरवाजे को जोर से बंद किया और मेरी तरफ गुस्से वाली निगाहों से देखकर बोली, देखो लड़की, मैंने अपने कमसिन पोते की शादी तुमसे कर दी है। वो अभी अभी बालिग हुआ है, पर इसे मियाँ बीवी के रिश्ते का कुछ पता नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, बड़ी चालाक होती हो तुम लोग। पर हाँ, मेरे पोते को फांसने की कोशिश मत करना। मैंने इसकी शादी सिर्फ इसके इत्मीनान के लिए करवाई है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप की औलाद है जिसने खुद भी 2 शादियाँ कर रखी थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। फरहिंदा बेगम अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, जबकि मेरी सास गुलिस्तान की माँ अभी तक मुझे नहीं मिली थी। तो मेरी सास ने मुझ पर यह इंकशाफ भी किया कि गुलिस्तान की माँ मर चुकी है और गुलिस्तान अब इन्हें ही अपनी माँ मानता है।
इस हिसाब से फरिंदा बेगम मेरी सास हुई थी। मैंने कहा, बीबी जी जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। वैसे भी ये शादी आपकी मर्जी से हुई है, आपकी करम नवाजी कि आपने मखमल में टाट का पेवन लगा दिया, और मैं आपकी हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी ये बात सुनकर फरिंदा बेगम के चेहरे पर एक तकब्बुर भरी मुस्कुराहट आई और बोली, हाँ बिल्कुल, मैंने मखमल में टाट का पेवन तो लगा दिया, पर अब तुम खुद को सही साबित करना। मेरे बेटे के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ बनाने की कोशिश मत करना। अभी वो छोटा है, इसको इन बातों का नहीं पता। चाहती हो कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। बस इसकी ज़िद थी कि ये किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो मैंने इसकी शादी तुमसे कर दी। फरहिंदा बेगम ने बाकायदा जो बात बताई थी, मुझे असल हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ मालूम हुई थी। फरहिंदा बेगम मुझे मेरे शौहर के कमरे में भी नहीं भेजना चाहती थी, और चूँकि इन्होंने सबके सामने अपने पोते की शादी करवाई थी, अब वो मुझे रोक भी नहीं सकती थी। वैसे भी कमरे में तो इनके शौहर ने आना था। इन्होंने मुझे बड़े ही पत्थर दिल के साथ वापस मेरे कमरे यानी गुलिस्तान के कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आई तो गुलिस्तान कमरे में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। जाहिर है मैं इससे खुद से छोटा समझती थी। मैंने कहा, अरे वाह, तुम तो दुल्हों की तरह मेरा इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा लगा तुम्हें मेरा इंतज़ार करता देखकर। मैंने देखा गुलिस्तान खामोश ही था। मैं इसके करीब जाकर बैठी, वो बोलने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई गुलिस्तान सही तरीके से बोल नहीं सकता, मगर वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मैंने कहा, गुलिस्तान क्या तुम कुछ बोलोगे? इसने मुझे ज़बान से इशारा करके बताया कि वो ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैंने कहा, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम बोल नहीं सकती, मुझे लगता था कि तुम बड़े सितमगर हो। मैंने उससे मजाक करना शुरू किया था, पर गुलिस्तान खान गुस्से से उठकर खड़ा हुआ तो मुझे यकीन हुआ कि इसे ये बात बुरी लगी है। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने खुद को काली चादर में लपेट रखा था, जबकि वो बहुत जल्दी में लग रही थी। इसकी सांसें भी फूली हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे फरहिंदा बेगम थी। मैंने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? बोली कि देखो लड़की, मैं तुम्हारे भले के लिए तुमसे एक बात करने आई हूँ। अगर तुम्हें कोई दिलचस्पी है मैं तो मेरे पीछे पीछे छत पर आ जाओ। या अल्लाह, ये क्या बात हुई? मेरे शौहर ने भी मुझे इशारा किया कि तुम छत पर चली जाओ। मुझे इत्मीनान हुआ। मैं इसके पीछे पीछे अंधेरी रात में जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ अबूर करती छत पर आ गई थी। मुझसे पहले ही वो छत पर पहुँच चुकी थी। मैंने देखा वो बड़ी परेशान लग रही थी, छप छप करके छत पर चक्कर काट रही थी। मुझे देखते ही इसने अपने होठों पर उंगली रखी और मुझे चुप करवाते हुए बोली, खामोशी से यहाँ आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। इसकी शक्ल गुलिस्तान से मिलती जुलती थी। क्या बात है? पूछने पर इसने इधर उधर देखा और बोली, तुम्हें मेरा भाई गुलिस्तान कैसा लगता है? मैंने कहा, गुलिस्तान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस कि वो बोल नहीं सकता। कहने लगी, बस मैं तुम्हें कुछ राज बताऊंगी, पर वो बाद में। फ़िलहाल के लिए तुम्हें इतना बता दूं कि ये इस औरत का पता है, जो कि तकरीबन 2 गलियां छोड़कर रहती है। इसे कागज़ मेरी मुट्ठी में थमाते हुए कहा था, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा शौहर मुझे लेने के लिए आ जाएगा। फरहिंदा बेगम ने मेरी शादी भी ऐसे ही आदमी से कर दी है, जो बहुत ही जहरीला और कड़वा है। मुझे ज़्यादा देर तक मेरी अम्मा अब्बा के घर रुकने नहीं देता, हालांकि मैं यहाँ मुस्तकबिल रहना चाहती हूँ। इसकी बातें सुनकर हैरान थी। इस लड़की की उम्र भी मेरे जितनी ही थी, पर वो भी शादी कर चुकी थी। हैरत की बात तो ये थी कि फरहिंदा बेगम ने अपने इन पोते पोतियों की शादी बहुत जल्दी कर दी थी, जबकि बाकियों की उम्रें हालांकि काफ़ी ज़्यादा भी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी फरहिंदा बेगम इनकी शादी का नाम नहीं लेती थी। कहने लगी, तुम इसके पास जाओगी तो तुमको सब कुछ बता देगी, तुम्हारे शौहर का राज भी, मेरे बारे में भी सब कुछ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली कि चलो अब तुम नीचे चली जाओ, ये ना हो कि तुम्हें कोई मेरे साथ देख ले, फिर तुम पर भी पाबंदियां आयद हो जाएं। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई थी। मैं पर्ची लेकर नीचे आ गई थी। मैंने देखा कि ये गुलिस्तान सो चुका था।
میں نے کمرے کی روشنی بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی، بلکہ ایک نوجوان جیسا روپ بھی تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس پرچی کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ صبح اٹھی تو اس پرچی کو بھول گئی تھی۔ فرہندہ بیگم میرے کمرے میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی باہر جاؤ، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کر لو اور اپنے شوہر کو بھی لے آؤ۔ میں نے گلستان کو باہر چلنے کا کہا، میرے ساتھ وہ بھی اٹھ آیا۔ مجھے بہت بڑا دکھ بھی تھا اس بات کا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا۔ خیر میں باہر آ گئی تھی۔ ہم لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے۔ میری ساس نے ہم دونوں کے آگے ناشتہ کیا، پر تکبر بھرے انداز میں بولی، کیوں بھائی گلستان، تو بڑے سیٹ باپ کا بیٹا ہے، کیا اس نے تمہیں منہ دکھائے میں کوئی تحفہ دیا؟ میں نے نفع میں سر ہلا دیا۔ مجھے گلستان نے کیا تحفہ دینا تھا؟ یہ سننا تھا کہ گلستان نے میز پر ایک ہاتھ مارا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، دیکھ لیا آپ نے، میں نے تو اس کی شادی بھی کر دی، پر پھر بھی اس کو چین نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے خوش ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سسر نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ ناشتہ کب ختم ہوا میں سوچوں میں گم تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مرد بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ ضرور ہوا ہے جو اسے برا لگا ہے۔ مجھے اب اس پتے کی فکر تھی جس پر مجھے جانا تھا۔ میں نے گلستان کو ساری بات سمجھا دی تھی، کہا کہ رات کو ایسا ہوا تھا، اگر تم چاہو تو ہم دونوں باہر جا سکتے ہیں۔ بولا کہ ہاں۔ اس نے مجھے اشارے میں سمجھا دیا کہ وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کی زبان بھی توتلی تھی، زیادہ بول نہیں سکتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے مجھے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ابا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم باہر سیر کرنے لگے ہیں۔ میں اور گلستان گھر سے نکلے۔ ہمارا رخ اسی گلی کی طرف تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ گلستان کی بہن نے یہی بتا دیا تھا۔ وہاں پہنچے، جس عورت نے دروازہ کھولا وہ بہت حسین تھی، اس کا چہرہ بھی گلستان کی طرح تھا، جبکہ فرہندہ بیگم ذرا بھی گلستان سے نہیں ملتی جلتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت ہم سے بہت شفقت سے پیش آئی، ہمیں اندر کمرے میں لے گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں ضرور گلستان کی بہن نے میرا بتا دیا ہوگا، وہ بیچاری زیادہ دیر تک یہاں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے جو اس کو سنبھال لے۔ میں نے کہا آپ ہی مجھے پوری بات بتا دیں تاکہ میں گلستان کی مدد کر سکوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ بولی کہ بیٹی بات بہت لمبی ہے، فی الحال تمہاری ساس یہاں بھی نہ آ جائے، تم ایسا کرو کہ اس پتے پر حاکم صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ اب تو ہمارا شوہر اور تم گھومنے پھرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتی ہو۔ حکیم تم کو ہرن کا گوشت دے گا، اس گوشت پر کچھ جڑی بوٹیاں بھی جڑ کر دے گا، اس کا استعمال کرو گی تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ بھی جلدی میں لگ رہی تھی۔ ان سے حکیم کا پتہ لیا اور گلستان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ حکیم صاحب نے گلستان کو اندر کمرے میں بھی بلایا اور پھر مجھے ہرن کا گوشت دے دیا، کہا کہ اسے تم اپنے پاس فریج میں رکھ لینا، اس کی ایک بوٹی روزانہ تل کر اس پر یہ جڑی بوٹیاں چھڑک دینا۔ ایسا کرو کہ تم اس پتے پر حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ تو تمہارا شوہر اور تم گھومنے پھرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ حکیم تم کو ہرن کا گوشت دے گا، اس گوشت پر کچھ جڑی بوٹیاں بھی جڑ کر دے گا، اس کا استعمال کرو گی تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ بھی بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ ان سے حکیم کا پتہ لیا اور گلستان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ حکیم صاحب نے گلستان کو اندر کمرے میں بھی بلایا اور پھر مجھے ہرن کا گوشت دے دیا، کہا کہ اسے تم اپنے پاس فریج میں رکھ لینا، اس کی ایک بوٹی روزانہ تل کر اس پر یہ جڑی بوٹیاں چھڑک دینا اور روزانہ پھر اس کو لازمی کھلانا، لیکن ہاں اس بات کا دھیان رہے کہ عمل باقاعدگی سے کرنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے گلستان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں گلستان کو وہاں سے لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اب ہرن کا گوشت کھلانے کی تاکید کی گئی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ بات اپنی ساس سے چھپا کر رکھنی ہے۔
सो मैंने अपनी माँ के घर जाकर वो गोश्त फ्रिज में रख दिया। जानती थी कि मेरी सास मुझे ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि कोई ना कोई बात तो थी। और जैसा कि मुझे मेरी नंद और गुलिस्तान की बहन ने बताया था कि गुलिस्तान का बाप मेरी सास का सौतेला बेटा था और एक पख्तून खानदान से इसने शादी भी की थी। वो बहुत ज़्यादा गैरतमंद भी था और अपनी बीवी बच्चों के लिए इसने बहुत सारा माल भी बनाया था। इनके बाकी बेटे काफ़ी बेकार थे। इन्होंने सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था, बस गुलिस्तान के बाप का बैठकर खाते रहे। गुलिस्तान के बाप आखिरी उम्र में बीमार हो गया था। आखिर उम्र क्या थी, बेचारा 50 साल का था जब इस दुनिया से चल बसा। बस फिर क्या था, गुलिस्तान की माँ भी इस दुनिया से इस गम में चली गई थी और फिर गुलिस्तान बेचारा इस दुनिया में अकेला रह गया था। गुलिस्तान के बाप ने बेपनाह दौलत कमाई थी। इसने अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया की थी, पर वो ये नहीं जानता था कि इसकी वसीयत को किस तरह से बिगाड़ा जाएगा। जबकि गुलिस्तान का बाप फौत होने लगा तो इसने अपने बच्चे के नाम सारी दौलत कर दी थी, क्योंकि इसकी बीवी इससे पहले ही दुनिया से जा चुकी थी। और साथ ही ये शर्त भी लिख दी थी कि जब तक गुलिस्तान की शादी नहीं हो जाती तब तक गुलिस्तान की सारी दौलत इनकी एक भरोसे वाले दोस्त के साथ रहेगी, क्योंकि वो जानते थे कि गुलिस्तान की दादी कभी भी इनके बेटे को इसका हिस्सा नहीं देगी। सो इन्होंने सोचा जब बच्चा समझदार हो जाए तब दौलत इसके हवाले की जाए। पर गुलिस्तान की सौतेली माँ ने चालाकी करके अपने पोती की शादी जल्द ही एक ऐसी मजलूम और मजबूर लड़की से कर दी जो इनके सामने कुछ बोल ना सके। गुलिस्तान खान की रगों में 72 बाप का खून दौड़ रहा था। कुछ अरसा वो दवा इस्तेमाल करने से इसकी बाकी कमजोरियां भी ठीक हो गईं। वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था। शायद इस पर बहुत तरह के जुल्म किए गए थे, तब भी वो रवानी से बोल भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने इसका मुकम्मल इलाज करवाया और मैं खुद भी 17 साल की थी। अल्लाह ने मुझे अकल व फ़हीम से नवाजा था। तकरीबन 5-6 महीने गुजरे कि गुलिस्तान बेहतर होने लगा, लेकिन इस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था और मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रख चुके थे, जिसे फरहिंदा बेगम चाह कर भी हिला नहीं सकती थी। और फिर हम हंसी खुशी रहने लगे।